दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारत के इतिहास लेखन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन जिस पर बहुत कम बातचीत हुई है। हम बात करने वाले हैं भील विद्रोह की। भील विद्रोह पर अब एक नई किताब आई है और उस किताब के लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप मंडल की पाठशाला में। धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये जो आपकी किताब आई है, जो भील विद्रोह जो है, उसका लगभग 125 साल का, 125 साल का इतिहास आपने कलमबद्ध किया है। तो इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है, जो इस पुस्तक का अध्याय क्रम है, जो मैंने इसको देखा है, उससे मैं ये एक मेरा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है कि आप एक इतिहास का वो हिस्सा जो लगभग अलिखित रह गया, जो अनडॉक्यूमेंटेड रह गया, उसको आप लोगों के सामने लाने का एक तरह से पहली बार बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत विश्वसनीय तरीके से और स्रोत सामग्री के बाकायदा उल्लेख के साथ आप लाने की आपने कोशिश की है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप अपनी किताब की एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे तो इससे उनको एक समझ में आएगा कि ये क्या किताब है। भील विद्रोह पर ये कैसी किताब आई है? जी, देखिए, भारत भूभाग का जो केंद्रीय हिस्सा है, मध्य प्रांत, जिसमें मैं ब्रिटिश कालीन मध्य प्रांत की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पूरा इतिहास ब्रिटिश कालीन भारत का है, 1800 से लेकर 1925 तक। तो जो हमारा मध्य प्रांत है, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है का हिस्सा है, गुजरात, राजस्थान है, ये भीलों का क्षेत्र रहा। यानी भील इस भूभाग के तिहाई जमीन पर रहते थे और स्वतंत्र इकाई के रूप में रहते थे। उन पर किसी की सत्ता कभी नहीं रही। उनके मुखिया उनके राजा थे, उनके शासक थे। छोटे छोटे मुखियाओं के अंतर्गत वो शासित होते थे। उन्हीं का आदेश, मुखियाओं का आदेश उस समुदाय पर चलता था। रीत रिवाज उनके अपने थे, जीने के ढंग अपने थे और बहुत सरल स्वभाव की ये कौम रही। मुगल काल तक इस कौम का इतिहास जो भी मिलता है, इसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें सबने माना है कि बहुत सरल स्वभाव की ये पूरी कौम रही है। इसमें एक उदाहरण आपको बता दूं, तब मैं बात को आगे बढ़ाऊं। जी, ये इतनी सरल ये कौम रही है। एक कलकत्ता का अखबार जो है बताता है उस समय का कि एक बार एक दरोगा ने एक भील पर जुर्माना लगा दिया 100 रुपये। भील ये समझ नहीं पा रहा था कि 100 रुपया कितना होता है। तो उसने क्या कहा कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर तक चलने की इजाजत देंगे? मैं अपने घर में कुछ पैसे गाड़ कर रखता हूं, अगर उससे काम चल जाए तो आप जुर्माना बेशक ले लीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। जब वो घर में जाता है दरोगा उसके साथ, और एक ड्रम घड़ा खोद कर रखा था, गाड़ कर रखा था, जब उसको खोदा जाता है तो लगभग उसमें 1000 रुपये थे। यानी कि इतनी सरल ये समुदाय रहा है, जो बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से ना तो जीता रहा है, प्रकृति जीवी रहा है। यही एक समुदाय है भारत में, मैंने देखा जो अपने अध्ययन में, कि लगातार संघर्ष किया मराठों से, स्थानीय राजाओं जैसे निजाम से, होलकर से, सिंधिया से, और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जब मध्य प्रांत में, जिसका मुख्य हिस्सा खानदेश था, स्थापित हो जाती है मराठों के पराजय के बाद, और ब्रिटिश सत्ता जब चलती है, तो अंग्रेजों में का सबसे पहला मुठभेड़ जो होता है वो भीलों से। और ये मुठभेड़ लगातार चलती रहती है 1925 तक। 1925 के बाद से मुठभेड़ यूं खत्म हो जाती है कि
भारत की आजादी की लड़ाई की बागडोर महात्मा गांधी जी के हाथ में आ चुकी थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद भीलों का अलग से कोई आंदोलन नहीं दिखाई देता। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है सुभाष जी, कि भारत का जो इतिहास लेखन है, जो हमने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, और लगभग कई राज्यों के टेक्स्ट बुक पढ़ने का मुझे मौका मिला, क्योंकि एक समय पाठ्यक्रम के अध्ययन का मेरा एक उद्देश्य था मेरा। तो एनसीईआरटी से लेके सबके सिलेबस हमने देखे और उनके पाठ्य पुस्तकें देखी। तो भारत का जो इतिहास लेखन है वो बहुत लीनियर और सीधा सा है, और खास करके अगर आधुनिक भारत, बल्कि थोड़ा मैं पहले से भी बात करूं तो एक मतलब कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि भारत एक अनादिकाल से एक बहुत महान राष्ट्र था, और उसमें राजा महाराजा होते थे, और सांस्कृतिक रूप से एकताबद्ध एक भूभाग था जो हिमालय से लेकर समुद्र के बीच का जो भूभाग था वो भारत था। बाद में फिर इसमें मुस्लिम आक्रांता आए, यही शब्द इस्तेमाल किया था ज़्यादातर जगह, हमलावर या आक्रांता आए, और उन्होंने फिर भारत पर काफ़ी समय तक 700-800 साल राज किया। फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने इन सब को हटाया और फिर उन्होंने राज किया। फिर भारत में एक स्वाधीनता आंदोलन चला, एक देवदूत के तरह फिर महात्मा गांधी आते हैं और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। ये एक लीनियर सी सीधी सी कहानी है। आप इस कहानी से अलग हटकर एक और पैरेलल कहानी बता रहे हैं, जिसके बारे में न राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा है, न मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन में बहुत ज़्यादा मिलता है, न ही सबल्टर्न हिस्टोरियन जो क्लेम करते हैं उन्होंने भी इस बारे में, उनका भी लेखन बहुत कम मुझे मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो अंग्रेज़ों के साथ भीलों का जो एक टकराव हुआ, उसमें उसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या थी, क्या मेन सब टेक्स्ट थे, क्या हो रहा था, मतलब उन 125 वर्षों में जिस समय का इतिहास आपने कलमबद्ध किया, इतने मेहनत के साथ और देशी विदेशी सारे स्रोत और लाइब्रेरी खंगाल कर आपने जो निकाला है, उसकी मुख्य प्रवृत्तियां उन 125 साल की वहां पर क्या चल रही थी? देखिए, अंग्रेज जब आते हैं मध्य प्रांत में, तो उसको इतना समृद्धशाली इलाका था, नदी थे, झरने थे, पानी बहुत आयत में उपलब्ध थी, लेकिन गांव उजाड़ थे। उन्होंने देखा कि मराठों ने केवल लूटपाट की है पूरे मध्य प्रांत में। मराठे निकलते थे और 10-20 गांव को रौंद कर चले जाते थे, लूट कर चले जाते। भीलों के प्रति मराठे इतने क्रूर थे। आप देखिए, मैं तथ्यात्मक रूप से बात रखा हूं, इतिहास लेखन में कहीं भी गल्प, जो कि भारत का एक तरीके से मूल अस्त्र रहा है, वो मैं नहीं रख रहा। गल्प में तो आप कहेंगे कि पूरा भूभाग एक था, लेकिन अशोक के बाद मैंने तो केवल अकबर के शासनकाल में देखता हूं कि भारत एक होता है। अगर उसके बाद भारत तो टुकड़े टुकड़ों में रहा है, राजाओं के अंदर रहा है, जमींदारों के अंदर में रहा है। तो मराठों ने इस भूभाग को लूट कर एकदम उजाड़ बना दिया था, और भीलों को इतने सीधे थे कि बुलाकर सभा करने के बहाने इनके काट कर कुएं में डलवाया था, और एक एक जगह तो 15,000 भीलों के मार डालने का पूरा दृष्टांत आता। तो भील बहुत आतंकित थे मराठों से। मराठे लोहे की छड़ों में बांध देते थे भीलों को, इसलिए कि भील जो कुछ भी बटोर कर जंगल में महुआ होता था, शराब होती थी, शहद होती थी, और जंगली जो भी पदार्थ थे इकट्ठा करते थे, वही उनके जीने के साधन थे, वो लूट ले जाते। अंग्रेजों ने देखा तो उनको लगा कि इस भूभाग पर एक सुनियोजित व्यवस्था स्थापित की जा सकती, और वो भीलों से लड़ना नहीं चाहते थे। आप देखेंगे कि जैसे ही ब्रिक्स यहाँ पर जो है खानदेश में सत्ता संभालते हैं, वो भीलों से समझौता करते हैं, भील नायकों से, मुखियाओं से। उनकी कोशिश होती है कि समझौता करके इनको हम एक जमींदार की तरह यहाँ स्थापित कर दें और उनके माध्यम से अपनी सत्ता चलाएं। लेकिन बहुत सारे भील उनके झांसे में नहीं आते हैं, वो बगावत करते हैं, वो अपनी सत्ता अलग चलाते हैं। इसलिए टकराव भी होता है। ये कोशिश करती है ब्रिटिश सरकार, लेकिन एक टकराव भी। फिर दूसरा प्रयास 1834 में होता है कि क्यों न भीलों को हम मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाए लिखाएं और उनको भील बाहिनी में, भील कॉर्प्स में उनको स्थान दें।
इसलिए आर्ट्रम जो थे, मेजर आर्ट्रम जो है शामिल करते हैं, खानदेश भील कॉर्प्स का गठन करते हैं और भीलों को, मुखियाओं को उसमें जगह देते हैं, वर्दी पहनाते हैं, बूट पहनाते हैं, कवायद सिखाते हैं और कॉलोनियां बसाते हैं, स्कूल खोलते हैं। ये पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया। इसमें भी कुछ भील लोग के मुखिया, जो शिक्षा थी नहीं, शिक्षा का प्रारंभ अब हो रहा था, तो कुछ मुखियाओं को के अंदर एक अफवाह फैलाई गई कि भील जो है पकड़ पकड़ कर इकट्ठा कर रहे हैं और सबको अफगानिस्तान युद्ध में ले जाएंगे। इसलिए वो लड़ाई चलती रही। जब भील कॉर्प्स में कुछ शामिल हुए 600-700 के आसपास, लेकिन लड़ाई एक दूसरे भील मुखियाओं से चलती। अंग्रेजों ने कोशिश किया कि उनकी अर्थव्यवस्था को अपने ढंग से सुनियोजित करें, लेकिन वो लड़ाई इसलिए चलती रही कि एक तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, बात संवाद की कमी थी और उनके जो ट्रेडिशन थे उसको अंग्रेज जब नहीं समझ पाते थे तब वो टकराव होता है। तो ये इसलिए लड़ाई लंबी समय तक चलती है। एक चीज जो सुभाष जी मुझे ये समझना है कि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं उस इलाके को अगर पूरा पूरा विस्तार देखें उसका एक, तो उसमें दोनों तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। कुछ इलाके अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में रहे होंगे और कुछ इलाकों में अब जैसे सिंधिया या होलकर इनके भी क्षेत्र थे। तो ये जो भील विद्रोह की आप बात कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा भील विद्रोह क्या जहाँ पर अंग्रेज थे वहीं हो रहा था या वो इलाके जो रजवाड़ों के अधीन थे वहाँ पर भी ये विद्रोह चल रहा था? और इन दोनों में अगर दोनों जगह चल रहा था तो इनकी प्रवृत्तियों में अंतर क्या था? बिल्कुल, दोनों जगह चल रहा था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब सत्ता स्थापित होती है खानदेश में, तो कुछ इलाका फिर भी होलकर के पास रहा, कुछ सिंधिया के पास रहा, कुछ निजाम के पास रहा, मराठों के पास भी कुछ रहा। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को फैलाया और आप देखेंगे कि जब पॉलिटिकल एजेंट की यहाँ स्थापना होती है, उसका तो वो यहाँ पर नियुक्त होता है, तो जिन राज्यों में सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता नहीं थी, जैसे अलीराजपुर, जैसे और बड़वानी राज्य, ये कभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के अंग नहीं हुई, उस पर नियंत्रण होता था। पॉलिटिकल एजेंट सत्ता में इतना हस्तक्षेप रखता था कि उसकी वहां दखल मौजूद रहे। राजा शासन करता था, लेकिन राजा से एक निश्चित धनराशि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त करती थी और बदले में जब वो घिर जाते थे बाहरी आक्रमणकारियों से, जिसमें भील होते थे, पिंडारी भी कुछ दिन तक रहे, वहां पर अंग्रेज सेना उनकी मदद करती थी। तो लड़ाई मुख्यतः देखिए हुआ है, ये अंग्रेजों से पहली लड़ाई हुई है जो शुरू होती है वो सिंधवा घाट से शुरू होती है। सिंधवा जो दर्रा था वो इंदौर और मुंबई को सीधे जोड़ता था। उस समय एकमात्र सड़क थी जिस पर व्यापार होता था, अफीम का व्यापार होता था और उसको कनवाई चलती थी और जंगली रास्ता था। उस रास्ते में बिना भीलों के सुरक्षा के कोई भी कनवाई जा नहीं सकती। इसलिए अंग्रेजों ने बार बार सिंधवा दुर्ग की सुरक्षा के लिए भील मुखियाओं की नियुक्ति की और कई बार भील मुखियाओं ने बगावत की। उसके कारण यह था कि उनको जो निश्चित उनका हक शब्द इस्तेमाल किया है, जो हक मिलता था, वो हक कभी रोक दिया जाता था। जैसे राजा, जैसे कुछ होलकर राजा भी हक देते थे, कुछ बड़वानी राजा भी हक देते थे। ये लोग हक जब कम कर देते थे या नहीं देते थे तो वो विद्रोह करते थे इन देशी राजाओं के खिलाफ। और जब अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के साथ जब वो काम करते थे, तो जो अंग्रेज अगर कहीं भी उनको प्रताड़ित करते थे, या मान लीजिए कि उन्होंने 4 मुखियाओं को कहा कि तुम सिंधवा दुर्ग की रक्षा करो, तुमको इतना पैसा देंगे, अगर उनका वेतन रोकते थे तो वो विद्रोह करते। भीमा सिंह और काजी सिंह दोनों ने 1857 में सिर्फ इसलिए विरोध किया कि 12 महीने का उनका वेतन रोक दिया। जी, ये मेरा अगला प्रश्न था असल में सुभाष जी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो वो इलाका, उसमें भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर विद्रोह हुआ। हालांकि वो अखिल भारतीय विद्रोह नहीं था, पूरा आपको पंजाब उसके नॉर्थ में कोई विद्रोह नहीं था और दक्षिण भारत लगभग अछूता था। तो इस क्षेत्र में उस समय 1857 में क्या हुआ था, 57-58 के बीच में?
देखिए 1857 का जो हमें भील विद्रोह के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसमें काजी सिंह नायक, भीमा सिंह नायक, रे सिंह नायक और एक पुत्ता सिंह नायक, ये 1857 में प्रभावित होते हैं तत्या टोपे से ही। तत्या टोपे की सेना जो है नर्मदा पार करके खान देश में प्रवेश कर गई थी और भीमा सिंह नायक तत्या टोपे से मिला था उस समय। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था, माने बाहरी दुनिया का मतलब भारत के दूसरे हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा था, उन घटनाओं की धमक भील क्षेत्रों में जा रही थी। और जो भील मुखिया वर्षों से अपनी मुखियागिरी या अपनी वेतन के बल पर अंग्रेजों की सेवा में थे, उनके अंदर भी अपने देश के प्रति या अपनी क्षेत्र की आजादी के प्रति या अंग्रेजों को हटाने के प्रति उनके अंदर एक भावना पैदा हुई। आपको एक उदाहरण बता दूं कि अलीपुर राज का जो राजा था, उस राजा को अंग्रेजों ने हटाकर एक बार सीधे अपना नियंत्रण कायम कर लिया था कुछ दिनों तक। इस कारण भी भील मुखियाओं ने विरोध किया, विद्रोह किया, वहां पर घेर लिया कि नहीं, हमारे राजा को स्थापित करो उस पर, आप सीधे यहाँ पर राज न करिए। उसी तरह 1857 में जो कुछ भी पहुंच रहा था कानपुर क्षेत्र से लेकर और इंदौर से, वो प्रभावित हो रहे थे। और भीमा सिंह नायक उस समय तत्या टोपे से मिला था और कुछ हद तक उन्होंने विरोध किया। रे सिंह जो भीमा सिंह नायक के चाचा थे, वो 1857 में लंबे समय तक भील क्षेत्रों में उन्होंने पूरा बड़वानी क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को नकारा, लड़ाई लड़ी। और पुत्ता सिंह नायक तो 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने उसको मारने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो पूना क्षेत्र में वो क्षेत्र में लड़ रहा था, लेकिन उसको मार नहीं पाए और पकड़ भी नहीं पाए। लेकिन उनकी घेराबंदी इतनी सख्त थी कि पुत्ता सिंह नायक स्वयं पूना जाकर उपस्थित हो गया पुलिस लाइन में और कहा कि आप लोग हमें पकड़ नहीं पाए 1857 में पूरे उसमें, और मैं स्वयं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। कृपया मेरे दोनों बच्चों को आप मुक्त कर दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए जितनी जल्दी हो सके, उसके एवज में मैं इकट्ठा तो मैं आपके सामने। तो इतने त्याग भी थे इनमें। कुछ भील मुखियाओं का चरित्र तो बड़ा उदात्त है और बहुत ही अनुकरणीय है। ये बात सही है कि कुछ भील मुखिया ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास मुखियागिरी भी नहीं थी, सत्ता भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थी, तो पेट पालने के लिए जाहिर है कि वो पैतृक रूप से जो रास्ते में जो कुछ भी यात्री गुजरते थे उनसे नहीं, इसमें एक चीज सुभाष जी जो मैं एक बल्कि इतिहास का चूंकि आप एक जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह की हालांकि बहुत सारी प्रवृत्तियां किसी भी समाज या समुदाय में हो सकती हैं। मुझे लगता है कि वो उसकी मुख्य धारा नहीं थी वो, इसलिए मुझे लगता है कि उस पर हम लोग बाद में फिर बात कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट जाएगा, इसलिए मैं उसको आपसे पहले पूछ लेना चाहता हूँ कि आपने जो एक स्थापना दी, जो तथ्य भी है कि 1925 के आसपास जाते जाते जब गांधी का भारतीय राजनीति में उभार होता है और पूरा जो इंडियन उस समय बनता हुआ मिडिल क्लास, बनते हुए उद्योगपति और सारे प्रभावशाली लोग उनको फिर एक स्टेचर देते हैं और भारतीय जो आज़ादी का आंदोलन है उसकी लीडरशिप गांधी के पास जाती है, तो ये इस समय जो भील सरदार हैं वो इस आंदोलन के साथ उनका अंतर संबंध किस तरह से स्थापित होता है? इसके बाद आप जो कह रहे थे उस पर हम फिर आप उसके अगले प्रश्न में उस पर हम आएंगे। जी देखिए, मोतीलाल तेजावत जी पहले आदमी हैं जो गांधी से प्रभावित होते हैं और मोतीलाल तेजावत बाद में गांधी जी से अलग भी होते हैं। दोनों बातें प्रभावित होते हैं लेकिन बाद में वो अलग भी होते हैं। और जिस तरह से असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें मदारी पासी हरदोई क्षेत्र में सक्रिय थे और समानांतर सरकार बना लिए थे, उनके एका आंदोलन की गूंज, ये पहली बार बता रहा हूं कि मैं एका आंदोलन की गूंज मोतीलाल तेजावत के आंदोलन में दिखाई देती है और एक ही आंदोलन वहां चलता है। यहाँ एका आंदोलन चलता है, वहां एक ही आंदोलन चलता है और दोनों के सिद्धांत समान है।
तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो किसान आंदोलन यहाँ चला उत्तर प्रदेश में और जो राजस्थान में चल रहा था, दोनों में समानता मुझे दिखाई देती है। गांधी के असहयोग आंदोलन का विधान बड़ा था और भीलों को लगा कि हमारी समस्याओं का हल यहाँ हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे भील मुखिया कांग्रेस में शामिल हुए। और आपको पता ही है कि 1936 में जाते जाते कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन जो होता है वो भील क्षेत्र में ही हुआ था। तो ये है। तो ये जो आप कांग्रेस और भीलों का जो अपना संघर्ष की एक उसकी निरंतरता है, जिसमें कि वो हिंसक और अहिंसक दोनों तरह की प्रवृत्तियां रहती हैं और वो तमाम तरीके से अपने इलाके में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। यहाँ से लेकर जब वो गांधी का आंदोलन शुरू होता है तो ये जो भील क्षेत्र जो है, पूरा जो भीलों का इलाका है, यहाँ पर जो लीडरशिप का प्रश्न है, क्या इसको लेकर भीलों की लीडरशिप इस्टेब्लिश हो पाई या नहीं हो पाई, ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चौरी चौरा पर आपकी बहुत एक बड़ी कृति है, बहुत महत्वपूर्ण कृति है, जिसका कि एक ऐतिहासिक महत्व है, जो आपने किताब लिखी। और उसमें जो एक भुला दिए गए, बिसरा दिए गए नायक और महानायकों को आपने एक तरह से डॉक्यूमेंट किया है। तो क्या ऐसा भी हुआ इस भील प्रदेश, भील क्षेत्र में भी, कि यहाँ के एक जो आंदोलन की गौरवशाली परंपरा थी, वो एक जो एक बड़ी नदी बहती है तो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और उन पहचानों को एक तरह से विलुप्त भी कर लेती है। तो क्या ऐसा हुआ इस आंदोलन, गांधी के आंदोलन के साथ भील क्षेत्र में, या कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता इस आंदोलन की मौजूद रही? नहीं, देखिए हुआ है, और मैं इसका जिक्र करके ही इस किताब को खत्म कर दिया हूँ अंत में, क्योंकि मैं 1925 के बाद इसको ले नहीं गया, वहीं तक मैं इसको सीमित रखा जी। आप देखिए, राजस्थान सेवा संस्थान का जो गठन हुआ था, जो बहुत मजबूत संगठन था और भीलों के क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप में उसने काम किया, और खास करके धार्मिक प्रश्न पर काम किया असहयोग आंदोलन के दौरान, आजादी की लड़ाई के दौरान। और जो कुरीतियां थी, शराब पीने की, नशा करने की, डाइन प्रथा की, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया, और उसकी आजादी की लड़ाई में भी राजस्थान सेवा संस्थान का बड़ा महत्व रहा। तो वो चीजें तो रही, विकसित हुई। मैं उसको इस किताब में लिपिबद्ध नहीं किया हूँ, राजस्थान सेवा संस्थान का उल्लेख करते हुए उसकी कुछ गतिविधियों को वहीं पर मैं विराम दे दिया। ये है। एक चीज मैं और आखिर में भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं इस किताब को, मैंने जो इसका अध्ययन किया, पढ़ा, पारायण किया, तो मुझे जो समझ में आया कि मुझे ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री की वो पैरेलल धाराएं हैं जिसके बारे में मेन स्ट्रीम हमें नहीं बताता है, जबकि वो होती हैं और बहुत प्रभावशाली होती हैं और इतिहास के घटनाक्रम को प्रभावित भी करती हैं। तो आप अगर हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो आप अगर उसको ऐसी कोई वजह लिस्ट कर सकें या बता सकें। बाकी तो देखिए, किताब की अपनी एक व्याप्ति होती है, पहुंच होती है, फिर लोगों तक पहुंचती है। फिर भी अगर आप एक लेखक के तौर पर अगर आप इस किताब को रेकमेंड करना चाहेंगे तो वो क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बाकी आम भारतीयों के लिए भी, क्यों ये किताब? बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, और मैं इसी सवाल को बराबर अपने दिमाग में मंथन करता रहता हूँ, और भी साथियों को, इतिहासकारों को करना चाहिए कि अभी तो मैं भीलों की बात कर रहा हूँ, आप फिर संथाल की बात करेंगे, गोंडों की बात करेंगे, ये बड़े समुदाय हैं भीलों। आप उत्तर प्रदेश में आइए, भर जाति की बात करेंगे, कुर्मी जाति की बात करेंगे, ये सब जातियां किसी समय राजा थी, इनके स्टेट हुआ करते थे, इस भूभाग के यही राजा थे। मैं राजशाही की वकालत नहीं कर रहा। जिन जातियों को आपने बिल्कुल उठाकर फेंक दिया, कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बिल्कुल वो हाशिए पर चली गई, वो यहाँ के मूल निवासी थे और उनको आपने इतिहास से बिल्कुल बेदखल कर दिया। भील इतिहास को पढ़ते समय, भील विद्रोह को पढ़ते समय हमारे पाठकों को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि एक तिहाई भूख पर जो राजा था, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता थी, उसको कैसे हड़प लिया गया। और ये हड़पने का काम बड़ा सुनियोजित तरीके से हुआ है, मूल निवासियों के साथ हुआ है, भीलों के साथ हुआ है,
संथालों के साथ हुआ है, घोड़ों के साथ हुआ है, भरों के साथ हुआ है। इसका अध्ययन इसलिए भी जरूरी है कि इतिहास में जो आज वंचित आप जिसको बता रहे हैं, दरअसल वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो समानता के व्यवहार को उसका उनका हक बनता ही है, बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि बगैर इसको अध्ययन किए भारतीय समाज व्यवस्था के पूरी संरचना को समझा नहीं जा सकता, वरना जो कुछ भी बताया जा रहा है वो इस सच हमें दिखाई दे। बहुत आपका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा सुभाष जी की, क्योंकि आप इतिहास का वो हिस्सा सामने लाने के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हैं जो कि है मौजूद हमेशा था, और वो मतलब अपनी पूरी धमक के साथ एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इतिहास लेखन की जो परंपरा भारत में रही है उसका जो एक वर्चस्वशाली पर उसका जो एक अपनी ट्रेडिशन है उसमें इसको जगह नहीं मिल रही थी। वो आप एक तरह से इतिहास के असली नायकों को रंगमंच पर ला रहे हैं, तो इतना बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दिलीप मंडल की पाठशाला में आए और हमारे दर्शकों को आपने बताया कि ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है और भीलों के इतिहास के बारे में क्यों जानना चाहिए और कितना गौरवशाली इतिहास है, ये आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी निवेदन है कि दिलीप मंडल की पाठशाला में जुड़ें और द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया सर।